हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डीपी मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना क्यूट सा चैनल टीचर जी। आज आप लोगों को क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 3, इसमें हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल। जैसा कि देख रहे हैं हमने डेफिनेशन लिखा है, यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है तो उनमें से किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। जैसा कि अगर हम मान लें, सबसे छोटे एग्जाम्पल समझते हैं कि बाय द वे एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है। तो चार्ज Q2 पर जो लगने वाला बल क्या होगा? कूलाम के रूल में आपको ने पढ़ा था फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 अर्थात F21। सीधी सी बात समझो कि जिसके कारण बल लगा हो, अर्थात जो लगाने वाला होगा वो पीछे होगा और जिस पर लगने लगेगा बल वो आगे होगा। तो इस पर लगने वाला बल है, अर्थात इस पर Q1 Q2 पर इतना बल लगा रहा है। अगर बाय द वे यहाँ पर मान लो Q1 Q2 और Q3 तीन चार्ज आ गए, अब Q2 पर कितना बल लगेगा? Q1 अब भी इस पर F21 ही लगाएगा और Q3 इस पर लगाएगा F23। ए इस पर इतना ही बल लगाएगा, ए इस पर इतना ही बल लगाएगा, अर्थात इस पर अलग अलग इन दोनों के बलों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इस पर टोटल लगने वाला जो बल होगा ये दोनों बलों का योग होगा। अर्थात यही कह रहा है, यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना हो, तो मान लो 1 2 3 4 जितना भी मान लो आप, चलो ठीक है फिर से देखते हैं। फिर मान लो कोई आवेश मिलकर Q1 Q2 Q3 और Q4 चार आवेश हैं। अब किसी एक आवेश पर हमको देखना है कि बल कितना लग रहा है, तो प्रत्येक आवेश अपना अपना ही बल लगाएगा। मान लो ये सारे क्या हैं, धनावेशित हैं, तो Q1 Q4 पर कितना बल लगाएगा? F41। ये कितना लगाएगा? F42। अब ये कितना लगाएगा? F43। अर्थात किसी भी आवेश के आने से, जैसे बाय द वे अभी मान लो कि हमारे पास एक चार्ज Q1 था और दूसरा था Q2, तो अगर Q1 Q2 पर जो बल लगाएगा होगा F21। अभी मात्र दो लोग थे। अगर अब फिर मान लें कि यहीं पर एक चार्ज और भी आ गया Q3, अब इस पर ये बल लगा दिया तो F23 हो गया। तो Q3 के आने से Q1 के द्वारा लगाए गए बलों पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। Q3 के आने से Q1 के द्वारा आरोपित Q2 पर बल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, अगर कुछ परिवर्तित होगा तो Q2 पर लगने वाला संपूर्ण बल में परिवर्तन होगा। जो इस पर संपूर्ण बल लगेगा वह F21 और F23 के वेक्टर
सम के बराबर होगा, अर्थात बीजगणितीय सदिश के योग के बराबर होगा। अब चलो थोड़ा सा इसको लिख के समझा देते हैं आपको। मान लो कोई निकाय है Q1, Q2 और Q3। अब Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल F21 होगा। Q3 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल F23। फोर्स ऑन Q2। अब इसको नेट लिख दो, अर्थात संपूर्ण बल क्या होगा? F21 प्लस F23। अर्थात यही चीज बता रहा है, यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है तो उसमें किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल, अर्थात जो परिणामी रिजल्टेंट है, अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए, अर्थात इस आवेश के द्वारा इस आवेश के द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अगर मान लो किसी निकाय में n चार्ज हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या होगा? उनका भी योग किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर सारे आवेश क्या करेंगे? बल लगाएंगे। तो बाय द वे मान लो कि 10 आवेश हैं, या Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Q10। तो अगर Q5 पर बल लगाना है तो पहले वाले के द्वारा क्या लगेगा? F51, दूसरे के द्वारा F52, तीसरे के द्वारा F53, चौथे के द्वारा F54, पांचवा तो है ही F56, F57, F58, F59 और F510। अर्थात पांचवें पर सभी का जो वेक्टर सम होगा वही उसका परिणामी होगा। अब सीधी सी बात है, जैसा कि आप देख रहे हो, कूलाम ने बताया कि किसी भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते। तो इसका परिमाण क्या है? Q1, Q2। अगर ये जो बल होगा F21 क्या होगा? Q1, Q2। बाय द वे इस दूरी को आप R मान लो। अब ये क्या हो जाएगा? F23 क्या हो जाएगा? Q1, Q2। तो Q2, Q3 बाई R स्क्वायर। अब R की वैल्यू वेरिएबल है, कुछ भी हो सकती है, 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, जो भी है। तो अर्थात जो भी बातें होती हैं, इनका जो वैल्यू होती है, इनका किसी एक आवेश पर अनेक आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों का बीजगणितीय सदिश योग ही इनका परिणामी बल होता। अगर इस पर एक प्रश्न ले लिया जाए, जैसे कोई समबाहु त्रिभुज है, जिसकी सारी भुजाएं a सेंटीमीटर, इसके वर्टेक्स पर
प्लस क्यू और प्लस क्यू चार्ज ले लिए गए। अब इनको नाम दे दो ए बी सी। कहा गया कि शीर्ष सी पर बलों की गणना करो। शीर्ष सी पर बलों की गणना करो। एक सेकंड, परिणामी लिख लो ऊपर, परिणामी बलों का। जैसा कि आप इसके पहले पढ़ चुके हो कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो एक दूसरे को रिपल करेंगे और पॉजिटिव निगेटिव होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर वर्टेक्स सी पर हमें परिणामी बलों को देखना है तो पहले देखना है कि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, इधर भेजेंगे। अर्थात जो बी है, बी आवेश सी पर बल लगाएगा, रिपल करेगा, और जो आपका जो ए है वो भी इस पर सी को रिपल करेगा, ये इधर आ गया। अर्थात एक बल आपका ये हो गया एफ सी बी और ए आपका हो गया एफ सी ए, दो बल हो गए। अर्थात ये दो वेक्टर हो गए। अब यहाँ पर अगर समबाहु त्रिभुज है तो क्या होता है, इसके सारे एंगल 60-60 डिग्री होते हैं। अब ये क्या हो गया, ये भी 60 डिग्री हो जाए, क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण के कारण 60 डिग्री। ठीक, अगर इसका परिणामी निकालना है तो भी आपने देखा फोर्स ऑन सी नेट पूरा संपूर्ण बल, तो क्या होगा, एफ सी बी प्लस एफ सी ए, दोनों बल। अब इस पर इसके द्वारा लगाया गया बल क्या होगा, कूलाम के नियमानुसार सी बी इक्वल दैट क्या होगा, के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, क्या दो, आर क्या है, ए। फिर ठीक उसी प्रकार से एफ सी ए इक्वल दैट क्या हो जाएगा, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, Q2 बाई ए। अब के क्यू इंटू क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अर्थात दोनों क्या है, बराबर। जब दो बल बराबर होते हैं तो उनका जो परिणामी होता है वो यानी रिजल्टेंट जो होता है वो एकदम बीच पे होकर जाता है। तो अगर बाय द वे इसको हम क्या मान लें, एफ सी बी और एफ सी ए, ठीक, ये भी उतना ही है क्यू स्क्वायर और ये भी के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, दोनों सेम है। तो अगर जब सेम होते हैं दो वेक्टर्स तो उनका जो परिणामी होता है वो एकदम बीच से होकर गुजरता है। यहाँ कितना था, 60 डिग्री, तो यहाँ कहाँ से जाएगा, अभी बल इधर जाना चाह रहे हैं, बल इधर जाना, तो इन दोनों क्या करेगा, इस राइट में मूव करेगा। तो एफ नेट आपका यहाँ होगा कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर, एट 30 डिग्री। अब हमको क्या करना है, इनका परिणामी निकालना है। तो जैसा कि आप लोगों ने वेक्टर में देखा होगा, किसी भी का रिजल्टेंट निकालने के लिए फोर्स ऑन सी अर्थात नेट इक्वल दैट
आपने देखा था क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ठीक उसी प्रकार से आपको क्या करना होगा कि आपके लिए ए आपका ए है, बी आपका ए है। तो अगर ये दोनों सेम हैं तो इन दोनों को हम मान ले रहे हैं एफ। कोई दिक्कत? तो एफ स्क्वायर अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब ध्यान देना एक बात, जो कॉस थीटा होगा वो इनके बीच का टोटल एंगल होगा, अर्थात जो आपने 60 डिग्री फाइंड की है। तो एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर 2f इंटू एफ 2f स्क्वायर इंटू क्या है, कॉस थीटा कॉस 50। कॉस 50 वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल। अब क्या हो गया, टू एफ स्क्वायर और एफ स्क्वायर बन जाए एफ स्क्वायर, अर्थात क्या हो गया √3f स्क्वायर। बाहर क्या निकलेगा f√3। एफ की वैल्यू क्या थी, KQ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, KQ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर √3। ये आपका रिजल्टेंट होगा एट 30 डिग्री। ओके, चलिए एक एग्जांपल और देखेंगे, समझ में आ जाएगा। हल्का सा चेंज करेंगे। बाय द वे ये भी आपका एक इक्विलैटरल अर्थात समबाहु त्रिभुज है। ए बी और सी है, जिसकी वर्टेक्स ABC हैं और इनकी भी दूरियां ए हैं। एक चार्ज यहाँ हम प्लस Q ले रहे हैं और एक चार्ज यहाँ हम माइनस Q ले रहे हैं और यहाँ हम फिर प्लस Q ले रहे हैं। तो क्या होगा, मिस्टेक हो जाएगी थोड़ी सिस्टम में। एक काम करते हैं, इसको हम प्लस लेते हैं और यहाँ माइनस लेते हैं, यहाँ माइनस लेते हैं। अब कंडीशंस क्या होगी, अब इस पर हमको बताना है कि शीर्ष ए पर परिणामी बल ज्ञात करो। परिणामी बल ज्ञात करो। अब ध्यान दो एक बात कि जैसा कि आप देख रहे हो कि ट्रायंगल इक्विलैटरल है, सारी साइडें बराबर हैं, तो सारे एंगल भी बराबर होंगे 50-50 डिग्री। और आवेश प्लस Q माइनस Q, वहाँ तीनों सेम थे, यहाँ पर हल्की सी चेंजिंग है। तो प्लस माइनस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। प्लस माइनस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यह चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और यह भी चार्ज एक दूसरे इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जो यह बल होगा क्या होगा, FAB, और ये क्या होगा, FAC। देखो
अट्रैक्ट करने का मतलब देखो, माइनस से सिर्फ मतलब इतना है बल की दिशा से, इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो इस पर इसके द्वारा लगाया गया बल क्या होगा, KQ1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल KQ1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो अगर आप देख रहे हो एफ ए सी इक्वल दैट, तो क्या लिखोगे, KQ अपान ए स्क्वायर एम्प्लाई दैट KQ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। फिर एकदम ठीक वैसे ही एफ ए बी इक्वल दैट हो जाएगा KQ बाई ए स्क्वायर, KQ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। फिर वो एकदम समान हो गए एफ मान लो। फिर इनका परिणामी, इस बार क्या करना है, ऐसे देखना तुम्हें वेक्टर को। अभी तुम्हें पता है कि क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो तो क्या होंगे, सारे एंगल 60-60 होंगे, तो यहाँ भी 60 हो गया। अब दोनों वेक्टर सेम हो गए। अगर दोनों वेक्टर सेम होते हैं तो रिजल्टेंट उनके बीच से होकर गुजरता है। ठीक, परिणामी निकालने के लिए क्या करना होगा, एफ नेट इक्वल दैट वेक्टर वाली कहानी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बार बार बता रहे हैं, कॉस थीटा वेक्टरों के बीच में आने वाला कोण होगा, इस चीज को भी भूल जाओ। यहाँ एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब एक जगह पर क्या तुम्हारा AC, जिसको मर्जी उसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, AB। चलिए इस बार पूरा लिख देते हैं, एफ देखो बराबर एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ कॉस 60 डिग्री। ठीक वही आंसर आएगा, कोई भी चेंजिंग होगी ही नहीं। 2f स्क्वायर 2f स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, फिर हो गया √3 f स्क्वायर, f बाहर आ गया, √3 अंदर, f की वैल्यू रख दो KQ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू √3। कोई अंतर नहीं आया, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको इस चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जब पॉजिटिव हैं तो रिपल करेंगी, निगेटिव हैं तो अट्रैक्ट करेंगी। एक्चुअल में सुपरपोजिशन थोड़ा सा क्वेश्चन बेस ही होता है। एक आध क्वेश्चन आपको अगर नहीं बताया जाएगा तो आप इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाओगे। चलो एक क्वेश्चन हम स्क्वायर का लेते हैं। मान लो कि A, B, C और D कोई स्क्वायर है। अब स्क्वायर की साइड तो बराबर होती ही हैं, इसे तो आपको पता ही होगा। इस पर मान लिया जा रहा है प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू, 4 दी गई। तो शीर्ष सी पर परिणामी बल ज्ञात, परिणामी ज्ञात करो, परिणामी बल ज्ञात करो। चलो देखते हैं। अब एक बार आपको देखना है कि अगर इसकी सारी साइडें तो बराबर हैं, अर्थात प्रत्येक आवेश से प्रत्येक की दूरी बराबर है, नहीं, D की C से बराबर है, C पर, B की C पर बराबर है, परंतु A की बराबर नहीं है। तो क्या होगा, एक दूसरे को रिपल ही करेंगे। B क्या करेगा, इसको रिपल करेगा इधर, D क्या करेगा, इसको इधर रिपल करेगा। और A क्या करेगा, इसको इधर रिपल करेगा।
ये कौन सा बल होगा? एफ सी डी, एफ सी डी, अर्थात सी पर डी के द्वारा लगाया गया बल। ये क्या होगा? एफ सी बी, अर्थात सी पर बी के द्वारा लगाया गया बल। ये क्या होगा? एफ सी ए, सी पर ए के द्वारा लगाया गया बल। तो परिणामी बल जैसा कि आपने देखा है, एफ नेट ऑन सी इक्वल दैट क्या होगा? एफ सी डी प्लस एफ सी बी प्लस एफ सी ए। अब देखना हमको क्या है कि इनके जो बलों का वैल्यू क्या रहा, अर्थात मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है। ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू। तो क्या कर रहे हैं? कूलाम के नियमानुसार रिपल हो रहे हैं, तो बल क्या लगेगा? चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ सी डी इक्वल दैट के क्यू वन क्यू टू, अर्थात क्यू इंटू क्यू, क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आर क्या है? दूरी, दूरी क्या है? ए। फिर एफ सी बी इक्वल दैट क्या होगा? सी बी क्यू क्यू, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सॉरी, क्योंकि हमने डी के लिए इस चीज़ को मुझे इंडिकेट करना था। यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, ठीक वही चीज़ है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ के बीच की भी दूरी ए ही है। अब ये दोनों क्या हो गए? सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए। और एफ सी ए की बात आ रही है। आवेश यहाँ भी प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, तो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब देखो आर क्या है? ये यहां से यहां तक की दूरी, इसके लिए आर होगी। अब ये दूरी ए तो नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है? स्क्वायर का डायगोनल है। स्क्वायर का डायगोनल आप याद रखो हमेशा ए रूट टू होता है। कैसे? अगर इसको बाय द वे हम एक ट्रायंगल, अब देखो ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वो भी कैसा? राइट एंगल, जिसके एंगल कितने हैं? 90 डिग्री। अब इसको बाय द वे आप परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड मान लो, इसको बेस मान लो, तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूस इक्वल दैट क्या होता है? रूट अल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर। ये आ गया बाहर और ये चीज हो गई अंडर रूट में। यही चीज तो लिखा गया है यहाँ पर। तो इसके बीच की दूरी क्या होगी? a रूट 2 का स्क्वायर इक्वल दैट के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। ठीक। हमको क्या करना है? सबको ऐड करना है। अब एक चीज ध्यान दो, ये कुछ इस तरह से है, इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। और एफ सी डी और एफ सी बी दोनों क्या हैं? बराबर हैं। तो अगर जब दो फोर्स, दो वेक्टर बराबर होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट क्या होता है? एकदम बीच से होकर जाता है, अर्थात ये कहाँ पे जाएगा? बीच से होकर जाएगा। तो पहले हम क्या कर रहे हैं? इन दोनों को ऐड कर दे रहे हैं। जब तीन वेक्टर, तीन फोर्स हों या तीन वेक्टर हों, उनको ऐड करने के लिए पहले क्या करते हैं? हम दो को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उनके रिजल्टेंट में तीसरे को ऐड कर देते हैं। तो अर्थात पहले हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो इन दोनों को ऐड करने पर क्या प्राप्त होगा? के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। क्या कर दो? सीधा, ऐसा मत करो नहीं लंबा हो जाएगा। इसको क्या मान लो आप? एफ मान लो थोड़ा देर के लिए।
अब हम क्या करेंगे, एफ सी डी प्लस एफ सी बी को हम क्या कर ले रहे हैं, पहले इसको हम ऐड कर ले रहे हैं, एफ मान ले रहे हैं। तो क्या होगा, वेक्टर के लिए क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, अर्थात एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f cos कितना है 90 डिग्री, cos 90। तो 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर गुणे cos 90 का वैल्यू 0। अब क्या हो गया, 2f स्क्वायर इक्वल दैट क्या हो गया, एफ रूट 2, एफ रूट 2। अर्थात आपकी यहां तक की वैल्यू क्या आ गई, एफ रूट 2 आ गई। अब एफ रूट 2 अर्थात रिजल्टेंट कहां पे, एकदम बीच से होकर जाएगा, और ठीक यहीं पर आपका एफ सी ए भी तो चल रहा है इसी मार्ग पर। तो इन दोनों क्या करेंगे, हम एक ही साथ जोड़ देंगे क्योंकि इनकी दिशाएं समान हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, टोटल अब हम यहां निकालेंगे एफ नेट ऑन सी इक्वल दैट एफ सी डी प्लस एफ सी बी प्लस एफ सी ए, जैसा कि आपने लिखा था। अब इन दोनों की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है, कितना आया है, एफ रूट 2। और यहाँ क्या है, एफ सी ए के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। अब इस एफ को अगर वैल्यू रख दो तो क्या लिखोगे आप, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अगर यहाँ देखा जाए तो के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आप क्या कर दो, कॉमन कर दो। बचा क्या, अंडर रूट 2 प्लस यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, 1/2। ये आपका रिजल्टेंट हो गया, कितने पर, 45 डिग्री पर। ओके, आई होप कितना आपको लिए आपने समझा होगा। कुछ न्यूमेरिकल्स आपको अगले लेक्चर में बता देंगे, और फिर तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।